हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 26 सितंबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि इस जो हमारी द हिंदू और पीआईबी की सीरीज़ चल रही है, इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो आपका प्रीलिम्स है और जो मेंस है उसका एक कंप्लीट फॉर्डर आपको मिल सके और एक अच्छा खासा करंट अफेयर का पैकेज आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में हेल्प करा सके। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को किसी को भी स्किप मत करिएगा, सारी वीडियो लगातार देखिएगा ताकि आपको क्या रहे, एक कंटिन्यूटी बनी रहे और जितने भी डायमेंशंस हैं एक क्वेश्चन के वो सारे यहाँ पे आपको कवर होके मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा कि इस पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक जो डीप एक्सप्लेनेशन दिया जाता है क्वेश्चन और उसके आंसर के बाद उसको ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए वीडियो को हो सकता है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 24 घंटे में आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने जो भी पढ़ा है वो सभी आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए रिवाइज जरूर करिएगा। ओके, थोड़ा सा मार्किंग को समझ लीजिए, क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ते हैं जो 2021 और 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, ताकि आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे जा सकें एग्जाम में, कि अगर आप 6 क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं 10 में से 6, तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है, तो कोशिश करें 10 में से 6 करेक्ट हो, नहीं भी होते हैं तो टेंशन नहीं लेना है। अगर 6 में से कम आते हैं, 5 आते हैं, 4, 3, 2, 1, यहाँ तक कि 0 भी आता है आपका स्कोर, तो हाफ एन आवर के बाद मतलब 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक बार वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिए और 24 घंटे के बाद जिसका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 भी आया हुआ है तो उसको भी एक बार रिवाइज़ करना है। अदरवाइज़ जो भी उसने पढ़ा है, जो भी यहाँ पे देखा, वो सब कुछ वो भूल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए रिवीजन जरूर करिए, विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट गेट अ सर्विस। ठीक है, आप सर्विस नहीं पा सकते हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो अभी रिसेंटली इस बिल को पब्लिश किया गया है। ठीक है, मतलब इसको एक बिल बना दिया गया है। तो ये बिल 2020 में जो आया है, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है, इट प्रोवाइड दैट एनी पर्सन सीकिंग प्रायर परमिशन और रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA मस्ट प्रोवाइड द आधार नंबर ऑफ ऑल इट्स ऑफिसर बियरर। कि ये प्रोवाइड करेगा कि कोई भी पर्सन जिसको ज़रूरत है, सबसे पहले मतलब सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा या फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें आधार नंबर ऑफ ऑल इट्स ऑफिसर बियरर, कि जो भी ऑफिसर हैं उनका आधार नंबर इसमें लिया जाएगा। सेकेंड है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन यूज़ मैक्सिमम 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन फॉर मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है, मतलब मान लीजिए इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी अपना जो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रही है, तो उसका क्या रहेगा, वो मैक्सिमम 50% कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकती है फॉर मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को चाहिए तो एटलीस्ट 50% उसको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करना होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 और ऑप्शन डी नन ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पे ऑल नहीं है, ये नन ऑफ द अबव है, ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए कि क्या ये जो एक्ट है इसके अंदर जो FCRA है, इसने बोला है कि आपको प्रोवाइड करना चाहिए आधार नंबर जितने भी आपके ऑफिसर बियरर होते हैं, अगर इसके अंदर परमिशन और रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको। ठीक है, किसी भी पर्सन को, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि ऑर्गेनाइजेशन जो रिसीव करती हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो यूज़ कर सकती हैं 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उनको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चाहिए तो क्या उनको 50% कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा मैक्सिमम? देखिए ये गलत है, इट इज़ नॉट अ 50%, ये यहाँ पे आपका 20% है। ठीक है, याद रखिएगा, इट कुड बी 20%। ठीक है, तो ये आपका 20% हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, तो जो बिल है, बिल ने ऐड किया है कि कोई पर्सन सीकिंग प्रायर परमिशन, अगर उसको प्रायर परमिशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना और रिन्यूअल करना रजिस्ट्रेशन, तो उसको मस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा आधार नंबर, जितने भी प्रकार के अगर ऑफिसर हैं, डायरेक्टर्स और जो की फंक्शंस होती हैं, एंड द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल में उसको अपना मतलब अपना जो भी उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, जो परमिशन चाहिए उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि इट इज़ नॉट 50%, ये कितना है, द अमेंडमेंट बिल रिड्यूसेस दिस लिमिट 20%। की पहले क्या होता था कि पहले 50% तक आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चाहिए होते थे। लेकिन अब 2020 में जो अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आपका रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है, इसमें कर दिया गया कि इसको 50% से रिड्यूस करके 20% ला दिया गया, ताकि जो पर्सन जो रिसीव करते फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो यूज़ कर सकें ओनली इस पर्पज़ से
से कि जो कंट्रीब्यूशन है वो रिसीव किया जाएगा, एटलीस्ट कम से कम आपका 20% तो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कंट्री में, तब आपको थोड़े बहुत क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लोकेटेड इन चाइना। तो इनमें से कौन सी, ये जो दिए हैं 3 स्टेटमेंट, कौन सी चीज़ें चाइना के रिगार्डिंग करेक्ट है जो चाइना से लोकेट करती है। फर्स्ट है गोबी डेजर्ट, क्या ये चाइना से रिलेट करता है। सेकंड है कुल्लुम माउंटेन, क्या ये चाइना से रिलेट करता है। एंड थर्ड है आपका टोनली शैप, क्या ये चाइना से रिलेट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट आई थिंक मिस हो गया है, यहाँ पे थर्ड नंबर है। ठीक है, याद रखिए थर्ड टोनली शैप। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, देखिए पहली स्टेटमेंट जो है गोबी डेजर्ट दिया, ये काफ़ी इजी है। ठीक है, मैंने कितने बार गोबी डेजर्ट को करेक्ट किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया है कि चाइना से रिलेट करता है आपको गोबी डेजर्ट। सेकंड है जो कुल्लन माउंटेन है, ये भी चाइना से रिलेट करता है, बट जो टोनली सैप है इट इज़ नॉट लोकेटेड इन चाइना, ये आपका चाइना में लोकेट नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका ए हो गया। ए विल बी योर राइट आंसर। जो आपका टोनली सैप है ये आपका कंबोडिया से रिलेट करता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो गोबी डेजर्ट है ये एक वास्ट एंड एरिड रीजन है जो नॉर्दर्न चाइना में फॉल करता है और सदर्न मंगोलिया, ठीक है, सदर्न मंगोलिया और नॉर्दर्न चाइना में लोकेट करता है। एंड सेकंड जो आपका कुल्लुन माउंटेन है ये भी चाइना में लोकेट करता है, बट जो टोनली सैप है जैसा कि मैंने बताया कंबोडिया, ये कंबोडिया से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगा, अदरवाइज आप इसको करेक्ट कर देंगे आंसर को। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जो फुल फॉर्म है उनको भी याद रखिए। तो दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू फैसिलिटेट स्ट्रीट वेंडर्स टू एक्सेस अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन। कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो फैसिलिटेट करेगी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मतलब जो रेडी उडी लगाते हैं, जो रोड के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जो ठेला लगाते हैं, उनको एक्सेस मतलब उनको एक अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल, एक लोन प्रोवाइड कराया जाएगा इसके जरिए। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए। सेकंड है क्रेडिट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो जो क्रेडिट होगा उसको अवेल किया जाएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक से और साथ ही साथ जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनके जरिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सॉरी ये ऑल नहीं है, आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, करेक्शन में, तो ये यहाँ पे नन आएगा। ठीक है, आई होप आप इस गलती को बहुत वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये नन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते, देखिए जो स्वनिधि, जो आपका पीएम स्वनिधि है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कौन सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आती है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर नहीं है, इसमें कंप्लीट पैसा जो है ये सेंट्रल बियर करेगा। ठीक है, और ये स्ट्रीट वेंडर के लिए दी जा रही है, जो एक अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगी जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को, जो ड्यूरिंग कोविड-19 जो चल रहा है इसके तहत, अपनी लाइवलीहुड को और सस्टेन कर सकें, ईज कर सकें। ठीक है, ताकि जो लॉकडाउन के समय जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा दूर किया जा सके। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स है ये इसके अंदर जो लोन प्रोवाइड कराएंगे, और इसके साथ ही साथ जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसको एसएचजी बैंक्स कहा जाता है, ये भी इसके अंदर क्या करेंगे, जो आपको लोन की सुविधा, क्रेडिट आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि जो इसके देखिए इसके अंदर जो वर्किंग कैपिटल आपको 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टाइमली अर्ली रिपेमेंट 7% तक का आपको इंटरेस्ट केवल इसमें देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, मंथली कैश बैक इंसेंटिव ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो भी कैश बैक होगा इंसेंटिव का वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत आपको मिल जाएगा। एंड हायर लोन एलिजिबिलिटी ऑन टाइमली रिपेमेंट ऑफ द फर्स्ट लोन। ठीक है, जो भी हायर लोन एलिजिबिलिटी है वो टाइमली रिपेमेंट होगी फर्स्ट लोन की, तो आपको फर्स्ट लोन की रिपेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो इसके बारे में जो राइट आंसर हो गया आपका कि पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसके अंदर जो बैंक बताए गए हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और जो रीजनल रूरल बैंक्स है, ये दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये है जो आपका पीएम
जो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम है, ठीक है, जिसमें 50 लाख रेडी वाले जो होते हैं ना, जो ठेले वाले लगाते हैं, उनके लिए प्रोवाइड करके 10,000 रुपये तक में एटलीस्ट आपकी जो दुकान है वो खुल जाएगी, और उसमें आपको कम से कम एटलीस्ट इतना फ़ायदा तो मिलेगा कि 10,000 रुपये तक का सिक्योरिटी फ्री लोन दिया जाएगा, नियमित भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, 7% आपको ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी, और डिजिटल लेन देन पर साल में 1,200 रुपये तक का कैशबैक, अगर डिजिटल लेन देन करते हैं आप, ठीक है, साल भर में, तो आपको 1,200 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा, और समय से भुगतान पर अगली बार बड़ा लोन भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप समय से भुगतान कर देते हैं 10,000 रुपये जैसे आपको दिया रहा है, ये 1 साल में आपको लोन आपको वापस करना है, तो अगर आप समय से इसका लोन वापस कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको एक बड़ा लोन भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी के ऊपर 2 स्टेटमेंट है। अभी 2 दिन से हम एग्रीकल्चर के ऊपर 2-3 स्टेटमेंट 2-3 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी डिस्कस किए हैं, कुछ इनिशिएटिव को डिस्कस किए हैं, तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हुए जो सीएसीपी है, जिसने अभी एग्रीकल्चर की फील्ड में काफ़ी वर्क किया है, इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्या एक स्टैचुरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। सेकंड, इट इज़ मैंडेटेड टू रिकमेंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कि ये मैंडेट करती है, रिकमेंड करना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के जरिए, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये नन है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके बारे में देख ले। सबसे पहले, क्या इसको इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री जो आपकी एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री जो है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, इसको सपोर्ट किया जा रहा है, बट इट इज़ नॉट अ स्टैचुरी बॉडी, ठीक है। याद रखिएगा, जो सीपीसीपी है ये कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है ना, स्टैचुरी बॉडी ये नहीं है, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जो लाया गया है, ठीक है। तो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता, और जिसको जो 1965 में इसको बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ये करेक्ट है, क्योंकि ये मैंडेट करती है, रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस को गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योरमेंट करती, ताकि इंसेंटिवाइज जो भी इंसेंटिव होता है कल्टीवेटर्स के ऊपर वो अडॉप्ट करते, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रेस प्रोडक्टिविटी होती है, और ओवरऑल जो भी ग्रेन प्रोडक्शन होता है, जो अनाज का प्रोडक्शन होता है इन लाइन विद द इमर्जिंग डिमांड पैटर्न्स इन द कंट्री। जिस तरीके से पैटर्न जो डिमांड बढ़ रही है कंट्री के अंदर, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, एमएसपी को सेट करते हैं कि इतना किसान इतने में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि उनको इतना कम से कम पैसा सरकार देगी अगर उनसे ग्रेन का प्रोडक्शन, मतलब ग्रेन जो भी अनाज खरीदती है, ठीक है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो होती है, ये यूनियन गवर्नमेंट एक टेक लेती है कि फाइनल डिसीजन जो ऑन द लेवल ऑफ एमएसपी एंड अदर रिकमेंडेशन मेड बाय सीएसीपी, ठीक है। तो देखिए, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर होती है, ये यूनियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो एमएसपी के ऊपर डिसीजन लेती है, और साथ डिसीजन तो आपकी जो सीसीईए लेती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, लेकिन जो रिकमेंडेशन होता है ये सीएसीपी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर तो आती है, बट इट इज़ नॉट अ स्टैचुरी बॉडी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। और ये क्या करती है, जो मैंडेट करती है रिकमेंडेशन किसके ऊपर, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होती है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो गया, मतलब बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज और आर फंक्शन ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा फंक्शन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है? फर्स्ट है प्राइवेट सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफ गार्डिंग द फार्मर्स लाइवलीहुड, कि प्राइवेट सपोर्ट ऑपरेशन को चालू करना ताकि सेफ गार्ड किया जा सके फार्मर्स की लाइवलीहुड को। एंड सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो भी पीडीएस सिस्टम होता है जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करता है, जिसमें अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसको स्टार्ट करना। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए, जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर जो प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन के लिए जो सेफ गार्ड किए जाते हैं, फार्मर्स की लाइवलीहुड के लिए प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन लिए जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप मतलब समझते हैं, जैसे देखिए, जैसे आपको राशन का सामान लेना है,
ठीक है। तो आप क्या करते हैं, राशन की दुकान पे जाते हैं अपने राशन कार्ड को लेके, तो वो होता है एक तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स परचेस कर सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और उसके जाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको सेटअप किया गया था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। तो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था, जो फुलफिल करता है जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसकी फूड पॉलिसी को, जैसे कि जो इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन चालू करना ताकि सेफ गार्ड की जा सके इंटरेस्ट जो फार्मर्स का होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ एमएसपी, ताकि जो एमएसपी होता है उसका जब जब फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट किया जाता है एमएसपी प्राइस पे, वो एक अच्छे प्राइस पे उनको फार्मर्स को दिया जा सके, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके। एंड सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो फूड ग्रेन्स है उसको पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना। थर्ड होता है जो आपका कि मेंटेनिंग करना सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक्स को फूड ग्रेन्स एंड इंश्योर करना नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी कंट्री में एक मतलब फूड की कमी नहीं है, जो अनाज की कमी नहीं है, उसके लिए बफर स्टॉक्स और जो होते हैं जो मेंटेन करना, क्या करना, सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशन की जो बफर स्टॉक होते हैं जहाँ पे अनाज को रखा जाता है उसका मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए। तो ये सभी वर्क फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, जिसको फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत क्या किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है इसके ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट ऑफर्स रिस्क कवरेज फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी टू पीपल इन द एज ग्रुप 80 to 70 ईयर्स। ठीक है, कि मतलब जो पीपल 18 से 70 जो लोग 18 से 70 साल तक के होते हैं उनको इस योजना में कवर किया जाता है अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ या फिर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है पीपल की। तो सेकेंड है इट डज नॉट कवर कोविड-19 रिलेटेड डेथ, कि इसके अंदर अगर कोविड-19 से रिलेटेड कोई डेथ होती है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसको उसके अंदर कवर नहीं किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ये स्कीम है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंदर जो एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं और जो डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, 18 से लेकर 70 साल तक के जो लोग होते हैं उसको इसके अंदर कवर किया जाता है। सेकंड है इसके अंदर क्या जो कोविड-19 रिलेटेड डेथ को कवर नहीं किया जाता, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि कोविड-19 से रिलेटेड अगर कोई डेथ होती है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनको इसके अंदर कवर नहीं किया जाता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी विल बी योर राइट आंसर। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा। ठीक है, ये आप जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अपने मेंस में आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले इसमें बिल्कुल करेक्ट दी गई है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल तक के लोगों को कवर करती है और उसी के इसके अंदर जो मुआवजा होता है वो इसके अंदर दिया जाता है। और जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, जो फुल डिसेबिलिटी होती है, इसके तहत 1 लाख रुपए फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख। मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट में आपके हाथ पैर मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी, हाथ पैर ब्रेक हो गए, टूट गए या फिर कट जाते हैं, तो वहाँ आपको 1 लाख रुपए तक के जो पार्शियल डिसेबिलिटी के तहत जो कवरेज दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे उसको 2 लाख रुपए तक का जो रिस्क कवरेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है नेशनल सर्विस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, की नेशनल सर्विस स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरह इसको एस्टैब्लिश किया गया है। सेकंड है मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम इज नॉट मी बट यू। ठीक है, कि जो स्कीम है इसको इसका जो मोटो है कि नॉट मी बट यू, मैं नहीं तुम। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके हिसाब से करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए तो क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंप्लीमेंट किया है? देखिए ये इसमें बिल्कुल गलत है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस्टेब्लिश नहीं किया है। सेकंड, क्या इसमें जो मोटो दिया गया है नॉट मी बट यू यही दिया गया है? ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मोटो बिल्कुल करेक्ट दिया है, बस मिनिस्ट्री ये नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करने वाले जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जिसमें इसका मोटो दिया गया है NSS का कि नॉट मी बट यू, जिसको नेशनल सर्विस स्कीम कहा जाता है।
इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 1969 के समय, जब बर्थ सेंचुरी ईयर था महात्मा गांधी का इन 37 यूनिवर्सिटी में। तो 37 यूनिवर्सिटी में नेशनल सर्विस स्कीम को 1969 में इसको लॉन्च कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के जरिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो एनएसएस है इसका एक्सटेंशन एंड डायमेंशन करने का, कि हायर एजुकेशन सिस्टम को और बढ़ाना ताकि ओरिएंट किया जा सके स्टूडेंट्स यूथ को कम्युनिटी सर्विस के लिए, और जबकि जो दे आर स्टडिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो उसको भी इस स्कीम के जरिए इसको लाना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। आई होप आपने इसके बारे में समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट बैटलफील्ड, इंडियाज हाईएस्ट बैटलफील्ड, कि ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट बैटलफील्ड है और इंडिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। एंड सेकंड है कि सियाचिन ग्लेशियर इज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव है, ये ऑल ऑफ द अबव नहीं है। ये केवल एक आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आई होप आप इसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, ये नन ऑफ द अबव है। ओके, चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, कि इसके जितनी ऊंचाई पे यहाँ पे लड़ाई होती है दुनिया में और कहीं नहीं होती है। तो ये सेकंड नहीं है, ये दुनिया की फर्स्ट है, इसलिए इंडिया की भी कौन सी रहेगी? हाईएस्ट बैटलफील्ड। तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। तो सियाचिन ग्लेशियर क्या जम्मू एंड कश्मीर में आता है? देखिए, ये भी गलत है। सियाचिन ग्लेशियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज द पार्ट ऑफ पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड जो आपका एलएसी वाला एरिया है, लाइन ऑफ एलएसी नहीं, जो आपका एलओसी वाला है, लाइन ऑफ कंट्रोल वाला, वहाँ पे इसका क्या होता है, ये जो इसकी लोकेशन फॉल करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो आपका नन ऑफ द अबव है, कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एवरेज एलिवेशन है सियाचिन ग्लेशियर का सी लेवल से लेके, ये माना जाता है कि 17,770 फीट है। और मोस्ट ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर इज द एलओसी। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पड़ता है, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरी दुनिया की। ठीक है, जो काराकोरम रेंज जो सियाचिन है, ये 5th लार्जेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज का, जो काराकोरम रेंज पड़ती है। ठीक है, इसका 5वां सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है और सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो 5वां सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज का, और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में ये सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं। ये इस तरीके का सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे बैटलफील्ड होती है, देख लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं जूम करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेडस्पार्क। द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क इन इंडिया इज गोइंग टू सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अभी मेडस्पार्क करके एक मेडिकल डिवाइस पार्क को सेटअप किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये किस स्टेट में इसको सेटअप करने का प्लान बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी आसाम। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी केरला के अंदर मेडस्पार्क करके ये मेडिकल डिवाइस पार्क को क्या किया जा रहा है, इसको सेटअप किया जा रहा है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे वो पूरी की जा सके ड्यूरिंग कोविड-19। तो केरला ने अभी अनाउंसमेंट किया कि मेडिकल डिवाइस पार्क को वो इंडिया में इस्टेब्लिश करेगा, जिसको मेडस्पार्क का नाम दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, अगर यूपीएससी में जाएंगे कि मेडस्पार्क किससे रिलेट करता है, तो वहाँ आपको याद रखना है कि मेडिकल डिवाइस पार्क है। ठीक है, जो केरला के अंदर रखा गया है, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है एक लाइफ साइंस पार्क जो थोनांकल है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो द पार्क विल क्रिएट इनेबलिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, इवैल्यूएशन किया जाएगा, मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट दिया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जाए, इसके ऊपर वर्क किया जाएगा, और जो नॉलेज एंड डिसएमिनेशन है उसके ऊपर भी वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो KSIDC
और जो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट है फॉर मेडिकल साइंस के लिए, ये इन दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से वर्क किया जाएगा कि सारी टेक्नोलॉजी जो भी है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये हड्डी दिख रही है, ठीक है, तो इसको किस तरीके से और अच्छी तरीके से वर्क कराया जा सकता है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे किस तरीके से वर्क किया जाएगा, इनोवेशन पे कैसे वर्क किया जाएगा, किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराया, किस तरीके नॉलेज डिससेमिनेशन किया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरला के अंदर मेडिस्पार्क नाम का ये मेडिकल सिस्टम खोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ स्टैचुरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कि स्टैचुरी बॉडी है जिसको बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, सेकंड है, इट इज़ चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत चेयर किया जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका, ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो दिया हुआ है, क्योंकि इसको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसी के तहत इसको क्या किया जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है, इसमें वाइस चेयरमैन जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो इन्वॉल्विंग फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्रमोट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कंट्रोल किया जाता है, पोचिंग एंड जो इनलीगल ट्रेड होता है जो वाइल्ड लाइफ के अंदर, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। जो रिकमेंडेशन सेटिंग किया गया है मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क के तहत, इसके अंदर देखो जो इसके अंदर में जो रिकमेंडेशन दी जाती है ताकि सेटअप की जा सके, सेटिंग की जा सके मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड जो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सभी को इसके अंदर कवर किया जाता है। उनके लिए जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है उसको फुलफिल किया जाता है। ये एनकरेज करता है जो नीड होती है क्रिएशन करने के लिए टूरिस्ट लॉजेस की अल्टरेशन करने की, बाउंड्रीज जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंड्री जो रोड बनाना पड़ता है वहाँ पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन जो ज़्यादा होता है उन सभी चीज़ों को क्या करता है, अल्टर कर देता है, कि वो देखते हैं कि कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड है, कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, डी नोटिफिकेशन करते हैं टाइगर रिजर्व इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इट मे बी अपॉइंट स्टैंडिंग कमेटी विच प्रोवाइड अ क्लियरेंस टू प्रोजेक्ट दैट पास थ्रू और लोकेटेड नियर प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, कि ये अपॉइंट करते हैं स्टैंडिंग कमेटी जो प्रोवाइड करता है क्लियरेंस और जो प्रोजेक्ट को, ताकि एक पास किया जा सके थ्रू द लोकेटेड नियर प्रोटेक्टेड एरियाज, की कौन कौन से एरिया प्रोटेक्टेड है, उन सभी चीज़ों को इसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये ऑप्शन 1 हो गया, कि इसको जो चेयर किया जाता है ये मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के चेयर नहीं किया जाता है, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा था ना कि इट इज़ चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका ए हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब आज के करंट अफेयर के बारे में जो हमने देखा, जो आपके प्रीलिम्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे सारे। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से मिल जाए। और जितना भी स्कोर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, अगर 0 भी आए तो भी लिख दीजिएगा, और एडिट करके कुछ समय के पश्चात अपना जितना स्कोर आता है उसको फिर से लिख दीजिएगा। और 24 आवर्स के बाद जितने भी हैं उन सभी को एक बार इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।